अस्सलाम वालेकुम। पाक साई कौम के फ़ोरम से हम आपके लिए एक न्यू सीरीज़ मीट अ शाइनिंग स्टार के नाम से लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपकी मुलाकात एक यंग रिसर्चर या यंग प्रोफेशनल या यंग स्टूडेंट से करवाएंगे जिन्होंने अपनी फ़ील्ड के अंदर एक कोई ज़बरदस्त सा कारनामा सर अंजाम दिया हो। इसका असल में मकसद ये है कि हम उस यंग स्टूडेंट को या यंग रिसर्चर को ना सिर्फ अप्रिशिएट कर सकें, ना सिर्फ एक्नॉलेज कर सकें, बल्कि उनको देख के हमारी जो यूथ है वो भी इंस्पिरेशन ले और उसी ट्रैक पर चलने की कोशिश करें। तो आइए इस सीरीज़ के फर्स्ट रिकॉर्डेड सेशन की तरफ चलते हैं। जी आदिल महबूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया आज की नशिस्त के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, आप अपना तारुफ करवा दें, यानी आप पाकिस्तान में किस एरिया से हैं और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो आपने कहाँ से की। जी, बहुत शुक्रिया सर हसन साहब, आपने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं कुछ अपनी फीलिंग्स जो हैं वो आपसे शेयर कर सकूं। मेरा नाम महबूब अहमद आदिल है और मैंने 2010 में केमिकल इंजीनियरिंग की थी यूआईटी लाहौर फैसलाबाद कैंपस से। ताल्लुक मेरा सर फैसलाबाद सिटी से है और बाय प्रोफेशन मैं एक लेक्चरर हूँ और एमएनएस यूआईटी मुल्तान जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं एज अ लेक्चरर माशाल्लाह पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूँ। सही। और अच्छा सर, आपने ये जो गोल्ड मेडल विन किया, जी इसका सर। कोई प्लान किया था या आपको किसी टाइम में ये अंदाजा हुआ कि जी अब आप गोल्ड मेडल विन कर सकते हैं, क्योंकि ये तो 4 साल की मुसलसल एफर्ट चाहिए होती है इसके लिए। तो कुछ प्लानिंग की थी पहले से, कुछ माइंड में था। नहीं हसन साहब, ये अगर मैं बिल्कुल फ्रेंकली बात करूं यहाँ पे, तो शुरू में तो मेरा प्लान नहीं था ये। हम्म। लेकिन वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम जब बंदे को एक अपने इंटरेस्ट की चीज मिलती है ना, तो वो वक्त के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप एक इंटरेस्ट डेवलप करते हैं अपना उस चीज के अंदर, और फिर अल्लाह ताला आपको खुद उस चीज की जानिब ले जाता है। अप टू 6 सेमेस्टर मैं इतना श्योर नहीं था कि मैं मे बी आई कैन डू दैट, मे बी आई कैन नॉट डू दैट। बट 7th सेमेस्टर में सम वन ऑफ माय टीचर टोल्ड मी कि अगर आप इस सेमेस्टर में अपना जीपीए इस लेवल से ऊपर मेंटेन रखते हो तो 90% चांस है कि दैट यू कैन विन अ गोल्ड मेडल। बेसिकली ये एक टीचर की ही गाइडेंस थी हु टुक मी टू दिस पोजीशन। और हाँ ठीक है, उसमें मैंने फिर मेहनत की है। वक्त के साथ साथ अल्लाह ने बहुत ज्यादा अपनी रहमत की और 8वें सेमेस्टर में फिर एक टारगेट सेट किया। जैसे 7th का अचीव हुआ तो मैंने फिर 8वें का भी एक टारगेट अपना सेट कर लिया था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया। और एट द एंड ऑफ द टाइम आई वाज द ओनली पर्सन who graduated with honors degree and also secured a gold medal for the best overall performance in the session. तो सही। ये वक्त के साथ था, शुरू में नहीं था। तो शुरू से छठे सेमेस्टर से पहले स्टडीज को कितना टाइम देते थे, वो फिर बाद में छठे सेमेस्टर के बाद जब आपको रियलाइज होना शुरू हो गया कि शायद आपका चांस बन सकता है, उसके बाद कितना टाइम देते थे फिर। हॉबीज के बारे में भी बताएं, पहले हॉबीज थी या नहीं थी, अगर थी तो बाद में खत्म कर दी आपने, कैसे टैकल किया इसे। सबसे पहले तो मैं हॉबीज की बात करना चाहूंगा यहाँ पे कि हॉबीज जो मेरी डेवलप की गई थी, या ये कहें कि जो मुझे जो काम दिया जाता था वो यही था दैट यू जस्ट हैव टू डू द स्टडीज, यू जस्ट हैव टू डू द स्टडीज, नथिंग एल्स इज ऑन मी। मैंने कोई ऐसा काम नहीं था मेरे जुम्मे। अगर मैं अपनी फैमिली सपोर्ट की बात करूँ यहाँ से, ठीक है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बात ही ये बन गई कि भाई आपने जो टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है, आप उससे 2 स्टेप आगे चले। अब 2 स्टेप आगे चलने का मतलब ये है कि भाई आपके पास ओपन लाइब्रेरी है, आप जाएं अपने लेक्चर्स प्रिपेयर करें जो भी टीचर ने पढ़ाए हैं। सर मेरा एक था कि मैं जिस दिन का काम है उसी दिन मुकम्मल करना। आई नेवर डू दैट कि जी मैं अपना काम पाइल अप करता जाऊं और वीकेंड पे मैं उनको इकट्ठा लेके चलूं। नहीं, मैं यहाँ पे ये कहना बताना चाहूंगा कि वीकेंड पे कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं अपने असाइनमेंट्स लेके बैठा हूँ। वीकेंड का मतलब था वीकेंड। वो ये नहीं होता था कि मैं वो 5 दिन का जो बोझ है वो उठा के बैठा हूँ, कभी कोई असाइनमेंट यहाँ से वहां से बनाई नहीं। एक आदत थी शुरू से कि भाई आपने अपना आज का काम कम से कम एक दफा गो थ्रू जरूर करना सही। है विद बहुत अच्छी, बहुत कंसिस्टेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है। मैंने मैं आदत खुद क्योंकि बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ,
तो मैं भी जी अपने जी स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि अगर आप स्टडीज को टाइमली खत्म करते हैं, अपना काम असाइनमेंट्स वगैरह टाइमली खत्म करते हैं, तो आपके पास लेजर टाइम होता है एंजॉय करने के लिए। तो एग्जैक्टली exactly, मैं बिल्कुल। टोटली एग्री करता हूँ आपसे। अच्छा सर, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट था अंडर ग्रेजुएट स्टडीज में, वो कौन सा था जी जी और क्यों? इसको मैं बड़ा जनरल वे में हसान साहब इसका जवाब देना चाहूंगा, वो इस सेंस में कि जितने भी मैथ ओरिएंटेड सब्जेक्ट थे ना, वो मेरे फेवरेट रहे हैं। उसकी एक अजीब सी वजह है कि मुझे वो याद नहीं करने पड़ते थे। उसमें यह है कि आप सीखते थे चीजों को एंड देन अप्लाई, और उसमें ये भी टेंशन नहीं होती थी कि अगर एज अ स्टूडेंट मैं बात करता हूँ कि पेपर में क्या आएगा। देखिए, इफ यू नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ अ टेक्निक ऑफ अ मैथमेटिकल मेथड, देन यू कैन, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आप अप्लाई कर सकते हैं, अप टू सर्टेन लेवल यू कैन अप्लाई एंड यू कैन विन योर गोल। तो मुझे मैथ ओरिएंटेड टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो थे वो ज्यादा पसंद थे। अगर पर्टिकुलरली मैं बात करता हूँ अपने इसमें टीचिंग में, तो मुझे तकरीबन सर 9-7 साल हो गए हैं या 6 साल हो गए हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए, एंड दैट इज द मेजर सब्जेक्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, प्लांट डिजाइन। और इसकी भी वजह ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो आपका नॉलेज बढ़ता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, और दूसरे नंबर पे ये है कि ये वो है कि जिसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता, यू जस्ट हैव टू, आपको सीखना पड़ता है। आप एक दफा सीख लें उसको, उसके बाद आप अप्लाई करते जाएं। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी चेंज होती है तो आप नई से नई चीज सीखते हैं। तो एज अ जनरल तो मुझे सर ये मैथ ओरिएंटेड जितने भी सब्जेक्ट थे वो अच्छे लगते थे, और इवन अभी पढ़ाने में तो भी। कोई इसके अलावा तो कोई वही, मुश्किल भी लगता था कि सारे आपके जो सब्जेक्ट थे वो फिंगर टिप्स पे थे? नहीं, फिंगर टिप्स पे मैं उस वक्त नहीं कहूंगा। अभी भी है कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि अगर मुझे पढ़ाने को दिए जाएं तो डेफिनेटली मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर एक सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का, बीइंग अ केमिकल इंजीनियर, जो हमारे इंजीनियर कोलीग्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होना लाजमी है आपकी, इसको समझने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए। मेरे नज़दीक सर ये है कि टफ जो है वो, या आसान जो सब्जेक्ट है ना, वो टीचर पे डिपेंड करता है। अगर उस टीचर का भी वही फेवरेट सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वो बहुत इंटरेस्ट से आपको पढ़ाएंगे और आप भी उतने इंटरेस्ट से सीखेंगे। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जस्ट पास करने के लिए होते हैं मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ हैं ऐसे कि उसमें वाकई बंदा कहता है यार, समटाइम आई फील कि यार ये क्यों है यहाँ पे। लेकिन नहीं, वो बाद में ना, आप जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, तब आप एज अ कम्युलेटिव देखते हैं उन सब्जेक्ट्स को, तो आपको समझ लगती है कि हाँ यार, इसकी यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस थी। उस वक्त तो ठीक है, पास करने की हद तक हमने पढ़ा, लेकिन जब आप एप्लीकेशन पे आते हैं ना, तो वो सब्जेक्ट अपनी अहमियत खुद बता देता है आपको कि भाई मैं यहाँ से इम्पोर्टेंट था आपके लिए, तो आपने मुझे क्यों नहीं पढ़ा उस वक्त। हम्म। तो हाँ, होते तो हैं ऐसे सब्जेक्ट। अगर लेट से कोई आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा मुश्किल लगता है तो उसको कैसे ओवरकम करते थे? इसी क्वेश्चंस को अगर हम जनरली जिंदगी पे भी अप्लाई करना शुरू करें कि जिंदगी में अगर आपको कोई मुश्किल आ जाए उसको कैसे टैकल करते थे, पहले स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट और फिर जिंदगी के हवाले से प्लीज। सर एक बात है, देखिए टीचर जो है, ही इज, और जो भी आपके टीचर हैं, ही इज द बेस्ट सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। अब देखिए, अगर मुझे एक सब्जेक्ट में कोई इशू आता था, लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट है प्रोसेस हीट ट्रांसफर का, आई वाज नॉट गुड एट दैट टाइम इन माय बीएससी लेवल। तो मैं, एक टीचर इंचार्ज है आपका, आप उससे नहीं, आप बाकी टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप किसी और टीचर ने किसी और सेशन को पढ़ाया होता है तो वो सेशन से आप सुनते हो कि आप उनसे भी सीखो। तो मुझे ये आदत थी कि मैं एक टीचर के पास नहीं जाता था, मैं तमाम टीचर्स के पास वो क्वेश्चन लेके जाता था कि भी ये मुझे समझ नहीं आया। तो वो टीचर हैं आखिर, आपसे उनका पोटेंशियल कहीं ज्यादा है, कहीं ना कहीं वो आपको अपना नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, और आपकी अपनी मेहनत है, अल्लाह की रहमत है, आप उस मुश्किल से निकल जाते हो। कई ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट था मैथ ट्रांसफर फंडामेंटल्स, कुछ ऐसी असाइनमेंट्स हमें मिल गई उसमें जो कि नहीं समझ आ रही थी उस वक्त। हाँ, पूरी सिक्योरिटी आपके पास मौजूद है, आप उनके पास जाएं, आप उनसे डिस्कस करें। मेरे नज़दीक प्रॉब्लम का यही हल है कि आप
उसको डिस्कस करना शुरू करें पॉजिटिव पीपल के साथ, डेफिनेटली यू विल गेट सोल्यूशन फॉर दैट। और अगर अगर जिंदगी, अगर इसे हम जिंदगी पे अप्लाई करें, जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो क्या करते हैं? हाँ, यहाँ पे भी वही है कि आपके पास एक ऐसा जेन्युइन पर्सन होना चाहिए आपकी जिंदगी में। देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी में एक जेन्युइन पर्सन नहीं कमा सकते, एक ऐसा दोस्त भाई नहीं बना सकते जिसके पास आप अपनी तमाम सोचें, आप अपने तमाम स्ट्रेसेस सिंक आउट नहीं कर सकते, तो फायदा नहीं है। मीन टू से मेरे नजदीक आपने कुछ नहीं कमाया। अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है मेरे प्रोफेशनल फील्ड में, और अगर डोमेस्टिक कोई इश्यूज हैं, पर्सनल कोई इश्यूज है, तो मेरे बड़े भाई हैं। उन दोनों को मेरी एक एक चीज का पता होता है कि हाँ, कि अगर मुझे कोई इशू आया है, डेफिनेटली आई विल स्ट्रेट, मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि ये हो गया है, मैंने ये सोचा है इसका हल, अब आप बताएं। लेकिन बड़े का होना बहुत अहम है जिंदगी के हर एस्पेक्ट में, आप देख रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू डिफाइन द पर्सन। वो आपके भाई हैं, आपके जिंदगी में एक बहुत अच्छा दोस्त है, या आपके फैमिली मेंबर है कोई, इट्स अप टू यू। तो आप अपनी जिंदगी में ऐसा बिहेव करें कि कोई ना कोई एक बंदा आपके पास हो जो आपको सुने भी और बाद में समझाए भी और बताए भी। द बेस्ट थिंग इज, आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एट द एंड ऑफ बिल्कुल सही है। द स्टडी आप ये नहीं अगर डिफरेंशिएट कर पाते, तो आई डोंट थिंक सो फिर एजुकेशन का एज सच कोई है हमारी जिंदगी हाफिज में। साहब, आपका आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था वो किस पे जी था? जी जरा, क्योंकि आप स्पेसिफिक केमिकल इंजीनियर हैं, हम चाहते हैं कि इसको जी थोड़ा जी। सा जेनेरिक करें, आम लोगों को आम फहम अल्फाज में, अपने जूनियर्स के लिए और यंग आने वाले ग्रेजुएट्स के लिए आम अल्फाज में बताएं कि क्या था आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट। सर, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट की एक स्टोरी थी जो मैं आपसे अगर 2 मिनट लूंगा उसको शेयर करना चाहूंगा। जी व्हेन प्लीज। आई वेंट टू इंटर्नशिप, तो मेरी इंटर्नशिप हुई पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री में, इब्राहिम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो कि लार्जेस्ट फाइबर प्रोड्यूसिंग प्लांट है एशिया का इस वक्त। तो वहां से मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ प्लास्टिक या पॉलीमर्स का। फिर जब हमने अपना प्रोजेक्ट करना था, तब उस वक्त एक नया एरिया डेवलप हुआ था कि वेस्ट रिसाइकलिंग का। आप यकीन करें, उस वक्त हमने अपने फैसलाबाद सिटी में एक सर्वे किया था, मैंने और मेरे कोलीग्स ने जो फेलोज थे, कि हम लोग बकायदा हर उस इंडस्ट्री में गए कि जिनके पास ये मौजूद थे, प्लास्टिक के कंज्यूमर्स थे। हमने वहां से एक एस्टिमेशन की कि हाँ, इतना वेस्ट ये प्रोड्यूस होता है प्लास्टिक का, क्यों ना इसको रिसाइकल किया जाए। एंड माय प्रोजेक्ट वाज द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पेट बॉटल्स। ये जो आम हम घरों में बॉटल्स यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की, इनकी रिसाइकलिंग का था। उस वक्त मैंने, जब मुझे एक पॉइंट मिला, उस पे ये था कि अगर आपके पास एक 2.5 लीटर की बोतल है प्लास्टिक की, जिसके अंदर 2.5 लीटर आपका सॉफ्ट ड्रिंक होता है, उसकी एक रिसाइकलिंग से अगर आप एक टी शर्ट बना सकते हैं, दैट वाज माय मोटिवेशन कि क्यों ना यार मैं भी कुछ ऐसा रिसाइकलिंग इसका स्टडी करूं कि मुझे भी आइडिया हो। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आई डिड द केमिकल रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। ये प्रैक्टिकल नहीं था, ये डिजाइन प्रोजेक्ट था। तो हमने एक डिजाइनिंग की थी पूरे प्लांट की उस वक्त, कि वेस्ट पेट बॉटल्स जो हैं उनको केमिकल वे से रिसाइकल किया जाए। ओके, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं जब पास आउट हुआ, तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो फिर पेट प्लांट पे ही हुई, पेट के प्रोडक्शन प्लांट पे हुई। सो ये 3 स्टेजेस ऐसी थी जिनमें मेरा ताल्लुक एक ही फील्ड से रहा। और तब मैंने इस चीज को जाना कि आपका प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो डिसाइड करना कितना अहम है फाइनल ईयर। एज अ टीचर, जब मैं सर खुद प्रोजेक्ट जो है या ग्रुप जो है उनको सुपरवाइज करता हूँ, तो यही कहता होता हूँ कि यार आपका प्रोजेक्ट इतना लो इंटेंसिटी का भी ना हो कि आप अगर आगे कहीं इंटरव्यू में जाकर उसको डिफाइन करते हैं, तो आप उस वो आपको डिफाइन ना कर सके कि ये बच्चा कितने कैलिबर का है। और इसका दूसरा एंड ये है कि आप इतना हाई लेवल का भी नहीं डिफाइन करें अपना कि आप अपनी बीएससी की डिग्री ना ले सके। जो इट मस्ट बी, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो।
हाँ पाकिस्तान के प्रैक्टिकली अंदर? वो पॉसिबल ही ना हो। लेकिन बीएससी की अगर हम बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, इट मस्ट बी अ डिजाइन प्रोजेक्ट rather than a research project। तो हम बिल्कुल यहाँ सही, पे सिलेक्शन वो होनी चाहिए जिसमें तकरीबन आप अपने मेन केमिकल के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको टच कर सकते। बिल्कुल तो सही। आदिल साहब, हम सेशन को वाइंड अप करने की तरफ चलते हैं। आपके फ्यूचर तो प्लान्स सर क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स फॉर द टाइम बीइंग सर, मैंने अभी तक अपने आप को पीएचडी में एनरोल नहीं किया, तो फ्यूचर नियर फ्यूचर में यही प्लान्स हैं कि इंशाल्लाह कोई पाकिस्तान में ही, मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में ही मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ताकि देखिए हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम डेवलप हों। ठीक है, फॉरेन स्कॉलरशिप्स हैं, आई एम नॉट यानी गोइंग आप टू हायर डिस्करेज स्टडीज का दैट, आपका प्लान है आप लेकिन पाकिस्तान में उम्मीद है पाकिस्तान इंशाल्लाह में? मैं स्टार्ट कर। जबरदस्त है। आदिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। आखिर में जाते जाते तलबा के लिए, जूनियर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? जूनियर्स के लिए सर यही एक पैगाम है कि आप जो भी काम करने लगे हैं ना, काइंडली उसको अपनी 100% के साथ। इवन मैं अपनी क्लास में अक्सर ये कह देता होता हूँ कि यार अगर आप फेसबुक यूज करते हो ना, तो काइंडली उसको फुल अटेंशन फेसबुक पे दो। अगर आप अपनी पढ़ाई पे हो ना, अगर असाइनमेंट बनाने लगे हो, तो उस वक्त भी आपकी अटेंशन 100% आपके काम पे होनी चाहिए। तो मेरा बस यही मानना है कि जो काम है, जो आपके ज़ुम्मे है, फर्स्ट कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन डू वट एवर यू वांट। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना हटें। और बीइंग अ स्टूडेंट, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ये है पढ़ना और सीखना, बस। तो मेरा यही पैगाम है उनको। जी, बहुत शुक्रिया। यानी आपका मतलब है कि फोकस रहें, मोटिवेटेड रहें जी जी, और मोटिवेटेड, पूरी तवज्जो के साथ आप वो काम करें जो आप करना चाह रहे हैं। जो आदिल आप साहब, वंस करना अगेन चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तलबा ने इससे आपके इस सेशन से ज़रूर मोटिवेशन ली होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सान साहब हाफ़िज़। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज।